नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, ये 2-3 लाइनों का जो लगभग 1.25 या 2 मिनट का है कि भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये अर्ज करता है कि भारतीयता आधारित ही आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी सद्भाव इत्यादि स्थापित होने की जो है इस देश में सख्त आवश्यकता है। और उसके साथ और इसी भारतीयता आधारित जो है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, जनभक्ति और अवाम परस्ती, इसकी आवश्यकता है। और ये भी बताया गया था कि हमारे जिन अमर शहीदों और महान देशभक्तों और महान क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने हमारे आपके इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते मौत को गले लगाया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। उनकी भी परिकल्पना यही थी कि हमारा जो भारत हो वो इन्हीं जज्बों के साथ, इन्हीं माहौल के साथ उसका निर्माण हो। भारतीयता आधारित ही वो एकता, भाईचारा और अखलाक मोहब्बत, सद्भाव, प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सब कुछ भारतीयता आधारित ही हो। लेकिन देखिए परिदृश्य क्या है कि इस भारतीय समाज को विखंडित करने के लिए कितनी ताकतें किस रूप में लगी हुई हैं। भाषा के आधार पर तमाम, अब भाषा ही नहीं, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, देखिए जाति के आधार पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय वो यादव महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जनजात महासभा, ये तो रहा जातियों के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर जो है हिंदू महासभा, मुस्लिम मजलिस, इस प्रकार वो ईसाई पंथ में भी होगा,
सिख पंथ में भी होगा और अन्य पंथ में भी होगा। ये रहा संप्रदाय। फिर भाषागत अखिल भारतीय बंगाली महासभा, अखिल भारतीय पंजाबी महासभा, अखिल भारतीय वो तमिल संगम, और तमाम अखिल भारतीय मराठी महासभा। इस प्रकार से भारत को टुकड़ों टुकड़ों में विखंडित करने वाली ताकतें जो है किस प्रकार सक्रिय हैं, इसको देखने की जरूरत है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो भारतीय वाम ताकत दल हमारे उन्हीं अमर शहीदों जिनका अभी नाम गिनाया गया है, उन्हीं के सपनों को, उन्हीं के कार्यों को, जो 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 उन्होंने कुर्बानी और शहादत दे करके इस दुनिया से विदा हो गए और हम सभी को आदेश दे गए कि हमारा भारत जो है इन्हीं विचारों के आधार पर, इन्हीं माहौल के आधार पर उसका निर्माण हो, उसी काम को लेकर भारतीय वाम ताकत दल आज अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय वाम के बीच में आया हुआ है। तो समझ जाइए कि कितना ये ऐतिहासिक आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय वाम ताकत दल ये इस प्रयास में लगा हुआ है, अभी फिलहाल YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से। और प्रसन्नता की बात है कि हमारे भारतीय भाई बहन भारत के कोने कोने से इसमें शरीक हो रहे हैं और इसके महत्व को समझ रहे हैं। तमिलनाडु से भी हो रहे हैं, कर्नाटक से भी हो रहे हैं, केरल से भी हो रहे हैं। और जैसा कि पिछले एपिसोड में इस DMK के मंसूबों को अब तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन अच्छी तरह पहचानना शुरू कर दिए हैं। अब वो व्यापक पैमाने पर होने की आवश्यकता है। जितनी भी घृणा की राजनीति करते हैं, जैसे कि ये शिवसेना करती है महाराष्ट्र में, DMK करती है तमिलनाडु में, ममता बनर्जी करती है पश्चिम बंगाल में, और फिर वामन मिश्रम BSP करती है। ये घृणा की राजनीति का अंत होना चाहिए। घृणा की राजनीति का अंत हुए बगैर भारतीय एकता स्थापित करने में दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार जो है, बाकी तो प्रांत नहीं, लेकिन तमिलनाडु में जो विशेष करके जो ये जहर घोल रहा है DMK, उसको हर हालत में बंद होना चाहिए। और अगले चुनाव में, जब भी चुनाव आता है, हमारे भारतीय भाई बहन विशेष करके तमिलनाडु में रहने वाले उसको बिल्कुल माकूल जवाब दे करके उसका जो पात्र स्थान है वहाँ पर उसको पहुँचाए। ये बहुत जरूरी है। उसी शिवसेना तो लगभग समाप्त हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी वो हिंदुत्व चिल्ला रही है। इस देश में हिंदुत्व नहीं चलेगा, इस देश में इस्लाम भी नहीं चलेगा, और कोई पंथ भी नहीं चलेगा। ये पंथ आधारित देश है ही नहीं। ये संविधान, ये भारतीय संविधान आधारित देश है। इसलिए ये भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। तो जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो निरा, यानी लोगों को भड़काने का और झूठ बोलने का एक उनका षड्यंत्र है। और इस झूठ बोल करके और लोगों को भला फुसला करके हिंदुत्व के नाम पर सत्ता हथियाने का एक बहुत बड़ा हथकंडा और साजिश है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा देश भारतीय संविधान आधारित है। इसमें किस तरह से, किस अधिकार से बोलते हैं कि ये हिंदुत्व है और फलाने के इस्लामिक है? यही तो भारतीय वाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, सभी अपने आदरणीय भारतीय अवाम से यही कहना चाहता है। ये शुद्धता जो है भारतीय संविधान के आधार पर आधारित है। तो वो हिंदुत्व नहीं चलेगा। कोई भी पंथ जो है भारत के शासन पद्धति में, राजनीति में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में नहीं चलेगा।
और ऐसा भी नहीं है कि इनके पालन की अनुमति नहीं, पालन करना है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर घर के अंदर आपकी जो भी पद्धति हो, जो भी संस्कार आपके कहते हो, वैसे करिए। आप घर के अंदर घंटी बजाइए और पूजा करिए, अर्चना करिए, अगरबत्ती दिखाइए, धूप बत्ती दिखाइए, भजन करिए, कीर्तन करिए और सिजदा करिए और इबादत करिए, नमाज पढ़िए घर के अंदर। घर के चौखट के बाहर निकलते ही ये सभी कुछ आपका उसी घर में ही छूट जाना है। और हमारा जो सामूहिक जीवन है वो राष्ट्रीय जीवन है, हमारा भारतीय जीवन है। इसमें किसी पंथ के इसमें किसी पंथ की कोई भी गतिविधि और कोई भी तांडव बिल्कुल इस देश को मंजूर नहीं। यही बात भारतीय जनता दल बार बार कई रूपों में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है। जो इस सनातन की रट लगाए हुए हैं, सनातन के नाम पर इस देश का जो जड़ें खोद रहे हैं, उनको भी जो है वो जो भारतीय जनता दल बता रहा है कि महोदय पहले मुल्क कैसे महफूज हो, कैसे सुरक्षित हो, इसकी सोचिए। मुल्क ये सुरक्षित रहेगा तभी जाकर के सनातन भी सुरक्षित रहेगा। ये तो आप मानते हैं ना कि भारत के अलावा जो है सनातन के लिए कोई और देश है ही नहीं, तो फिर इसकी जड़ यानी क्यों खोद रहे हैं? तो इस मुल्क को इस भारतवर्ष को सुरक्षित करिए, तभी जाकर के सनातन जो है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन सनातन के नाम पर जो है इस भारतवर्ष की जड़ें मत खोदिए। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता दल ये सभी जो इस तरह का जो नशा पाले हुए हमेशा सनातन किए रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। और इस संबंध में एक चीज और, भारतीय जनता दल ने कहा है कि इसमें जो सामूहिक जो नारा लगना है, जो सामूहिक नारा, वो सिर्फ जय हिंद जय भारत, जय हिंद नारा हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जय हिंद। अजय भारत तो स्वाभाविक है, भारत की ही जय बोलना है। तो जय हिंद जय भारत, तो जय हिंद जय भारत शायद सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे ये जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, ये धीरे धीरे सब जो है खत्म होने चाहिए। जय भीम से मतलब बाबा साहब का आदर है और बहुत आदर है। और हमारे प्रभु राम, जैसा कि पहले भी बताया गया, हमारे प्रभु राम जो है ये ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, पूरी कायनात के प्रतीक हैं, पूरे चराचर जगत के प्रतीक हैं। उनको जो है इन क्षुद्र जो है राजनीतिक माहौल में घसीट करके जो चुनावी माहौल सत्ता हथियाने की क्या मंसूबा है, जो षड्यंत्र है, इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से पहचाने इसको तो इसलिए वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और उसी के जवाब में जो अल्लाह अकबर भी चल रहा था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और खत्म होना चाहिए। अपनी आवाम के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, जिसको बोलते हैं स्माइलिंग फेसेस, शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, अनुशासन लाना पड़ेगा। अनुशासन सिर्फ सेना में ही रहे या पुलिस बल में ही रहे ऐसा कुछ नहीं, या न्यायपालिका में ही रहे ऐसा कुछ नहीं है। उस अनुशासन की सख्त आवश्यकता हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और शासनिक और प्रशासनिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है, समाज में भी बहुत आवश्यक है। तो एक अनुशासित और सख्त प्रशासन ही जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के चेहरे पर
वो मुस्कान ला सकता है। क्योंकि सख्त प्रशासन और अनुशासित प्रशासन और निष्पक्ष, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। सख्त हो, अनुशासित और निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त, ये सभी कुछ हमारे ये शासन जो पद्धति है, शासन या मॉडल है, ये हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शैली है। और हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब 1941 में जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे तो कोई साक्षात्कार लेने वाला हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से यह पूछ बैठा कि मान लीजिए कि आज़ादी आपको मिल गई तो किस प्रकार की शासन पद्धति आप लगाना चाहेंगे भारत में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। अब मैं नहीं कह सकता कि हमारी आवाम कितनी आवाम जो है इस नारे में शरीक हुई है, तो मैं निश्चित तौर पर मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए परिस्थितियों का ऐसा जोड़ तोड़ हो और आज़ादी आकर सामने खड़ी हो जाए या सर पर बैठ जाए, तो हम जो है सर्वप्रथम चाहेंगे 25 से 30 साल तक तानाशाही। बहुत बेबाकी से उन्होंने कहा 25 से 30 साल तक तानाशाही। तो खैर इसमें तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो इसमें तानाशाही तो संभव नहीं है। लेकिन तानाशाही उनका तात्पर्य, उनका जो तात्पर्य था यही था कि सख्ती और अनुशासन, आज देश को सख्ती और अनुशासन की सख्त आवश्यकता है। और इस पद्धति को और पुष्ट बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए हमारे जो आदरणीय सम्राट औरंगजेब, उनका भी जो है यानी सख्ती, अनुशासन और नियम पालन, तो उसको भी आदर्श मानते हुए भारतीय जनता दल यानी दोनों हमारे जो महापुरुष हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और औरंगजेब, इनकी शासन पद्धति के आधार पर शासन जो है सख्त, अनुशासित, निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त ही जो है हमारे आवाम के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, स्माइलिंग फेसेस ला सकता है। इसलिए कि हमारे देश में तमाम स्कीम, तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं गरीबों के नाम पर, लेकिन वो पक्षपात का और जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सेवा में जो लगे हुए हैं, उनकी निकम्मापनी, उनकी हरामखोरी, ये तीन शिकायतें रहती हैं। उनकी निकम्मापनी, उनकी हरामखोरी और पक्षपात की भेंट चढ़ जाते हैं। तो यदि शासन सख्त हो, अनुशासित हो, निष्पक्ष हो और चुस्त दुरुस्त हो, तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अच्छा, और जो गरीबों के नाम पर हैं, तो उसमें भी जो गरीब नहीं है, कुपात्र है, उनको सुविधा मिलती है। चाहे ये जन वितरण प्रणाली ले लीजिए, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या कोई मॉडिफाइड या परिवर्तित या संशोधित जो है जन वितरण वो प्रणाली है, जिससे गरीबों को सस्ते दरों पर, सस्ते दामों पर जो है वो अनाज मिलता है। इसमें भी जो कार्ड जारी किए गए हैं, उसमें जो उसके पात्र नहीं हैं उनके पास कार्ड है। जो किसान सम्मान योजना है, उसमें भी जो किसान जो उसके पात्र नहीं है, उनको मिल रहा है। तो इस तरह से आप यदि उसके विस्तार में आप जाएंगे, उसकी माने छानबीन करेंगे, खोज करेंगे,
तमाम इस तरह की विकृतियां का शिकार जो है सारी योजनाएं हो रही हैं। तो उनका निदान यही है जो अभी बताया गया कि यदि शासन सख्त हो, अनुशासित हो, चुस्त दुरुस्त हो और निष्पक्ष हो, इस तरह की शिकायतें नहीं आएंगी और इन योजनाओं का 100% लाभ जो अंतिम जो लक्ष्य है हमारा आवाम के पास पहुंचेगा। तो सख्ती और अनुशासन से आम आवाम को, गरीब को पूर्ण लाभ मिलता है। सख्ती अनुशासन से सिर्फ तकलीफ होती है जो अपने को रसूख वाले कहते हैं, जो अपने को माफिया कहते हैं, जो अपने को गुंडा कहते हैं, इनको तकलीफ होती है और इनको तकलीफ होगी तो यही काम करते हैं कि वो एक आंदोलन, एक विरोध, एक प्रोटेस्ट खड़ा करने की कोशिश करते हैं इन्हीं हमारे आम भारतीय भाई बहन और गरीब भारतीय भाई बहनों को, उनको भड़कला करके। तो खैर इसका भी इंतजाम जो है वो भारतीय जनता दल करेगा। पहले इन्हीं को बेनकाब करेगा तो जनता जो है इनके बहकावे में नहीं आएगी। तो बताया जा रहा है कि सख्ती, अनुशासन और निष्पक्षता और चुस्त दुरुस्त होना जो है, यह जो है अवाम की खिदमत के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें भारतीय जनता दल का पक्का विश्वास है। और इसी पद्धति यदि हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का आशीर्वाद के फलस्वरूप यदि उपकरण, सत्ता का उपकरण मिलता है तो इसी पद्धति के अनुसार वो अपने आवाम की खिदमत करेगा। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के विषय में बताया गया है। विकास मोदी जी बहुत कर रहे हैं, इस बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता दल कह रहा है कि विकास सिर्फ मोदी जी की बपौती नहीं है और हमारी भी बपौती नहीं है। हमसे अधिक, मोदी जी से अधिक इस देश में तमाम प्रतिभाएं हैं जो कि अच्छी योजनाएं बना भी देंगे और लागू भी कर देंगे, लेकिन माहौल तो हो। हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनको मौका चाहिए, उनको माहौल चाहिए। वो तो भारतीय जनता दल उस माहौल के पक्ष में है। उसी माहौल के लिए ही तो जो है ये भारतीयता आधारित जो है आपसी श्रद्धा, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव और आपसी भरोसा, आपसी जो है वो एतबार, यकीन, ये सब कुछ भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और मुल्क परस्ती, जनभक्ति, अवाम परस्ती, यदि इस तरह का माहौल हो तो जो पहला जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन हैं तो उनके उत्थान के लिए आरक्षण जो अभिशाप है उसको बिल्कुल समाप्त करके, आरक्षण एक बहुत बड़ी अभिशाप है, उसका लाभ जो है मायावती फलाने ठिकाने लोग उठा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल समाप्त करके जो जरूरतमंद है, माने जिसको आर्थिक रूप से सहायता की जरूरत है, बस उन्हीं को आर्थिक मदद और पूरी मदद देकर और एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक उनको प्रेरणा देकर कि भाई ये जो मदद मिली है बहुत कीमती है, आप परिश्रम करिए। बाबा साहब जो है जब उनको सहायता मिली तो वो बैठे नहीं, परिश्रम उन्होंने किया, अध्ययन किया, तब इस देश के लिए बहुत बेशकीमती वो हीरा बने। तो उन भारतीय भाई बहनों को यही मनोवैज्ञानिक एक प्रेरणा देने की बात है और दिया जाएगा कि यह जो संसाधन देश का बहुत बेशकीमती है, इसका सदुपयोग करिए आप परिश्रम करके। तो परिश्रम के बल पर आप अभियोग बनिए, बल्कि जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो उत्तीर्ण होने का या क्वालिफाइंग मार्क जो है उसको डाउन करने के बजाय, उसको नीचे करने के बजाय उसको जितना है सबके लिए जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनके लिए भी, इनके लिए भी बिल्कुल एक ही रहेगा।
हाँ, इनके कोशिशों की संख्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो बढ़ सकते हैं। मान लीजिए किसी के लिए 3 है तो इनके लिए 5 हो जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग जो मार्क है, उत्तीर्ण करने का जो स्तर है, वो वही रहेगा। तो ये समान रूप से जो है वो योग्य रहेंगे। तो उन गरीब भारतीय भाई बहनों को योग्यता के आधार पर प्रतिष्ठा देने का, उनको इज्जत बख्शने का ये मंशा और योजना है भारतीय अवाम ताकत दल की। तो इसको समझने की जरूरत है। आरक्षण तो इन सबों ने सिर्फ वोट बटोरने के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप इस देश के लोगों के ऊपर थोपा हुआ है, और ख़ास करके इस आरक्षण का माने जो मार है, जो कुछ तबकों में, खास करके हमारे जो सामान्य श्रेणी के लोग, ये बच्चे हैं, जरा उनसे पूछिए, शिक्षा से लेकर के फिर जो तकनीकी संस्थाएं हैं, माने जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, इसके प्रवेश में आएंगे तो आरक्षण, और इसके बाद यदि वो किसी तरह से उत्तीर्ण हो गए तो नौकरी में आरक्षण, प्रोन्नति या प्रमोशन में आरक्षण। तो जिसको कहा जाता है कि फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, पालने से लेकर जो पालना होता है, जिसमें छोटे बच्चे झूलते हैं, झुलाया जाता है, और कब्र तक जो है आरक्षण की मारे वो बच्चे झेलते हैं। तो वो उनके ऊपर कितना बड़ा अभिशाप है, जरा उनके हृदय से जरा पूछिए। और वैसे भी आरक्षण का उद्देश्य जो है वो गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए होता है, लेकिन जो मायावती के भी बच्चे, मुलायम सिंह के भी बच्चे, अखिलेश के भी बच्चे इस आरक्षण के बहाने जो है वो उसका लाभ उठा रहे हैं। और जो गरीब भारतीय भाई बहन है, वो अपने स्थान पर पड़े हुए हैं, अपने स्थान पर पड़े हुए हैं, और उनका हक जो है ये लोग मार रहे हैं सिर्फ जातिगत आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर। तो ये बहुत बड़ी जो है वो विभिषिका है इस बात को कि जातिगत आरक्षण या किसी तरह का आरक्षण समाप्त करके जरूरतमंदों को जो है आर्थिक मदद दे करके, उनको प्रतिभाशाली बना करके, और उनको पूरा काबिल बना करके, और समाज में वो प्रतिष्ठा, और फिर जो समाज, हमारे देश की समाज की जो मुख्य धारा है, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो बहुत कम ही समय में, कुछ ही वर्षों में ये समस्या जो है खत्म हो जाएगी, और वो भेद भी खत्म हो जाएगा, या जो आर्थिक विषमता है, और जो है इस तरह से कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको नहीं, इस तरह की सारी समस्याएं जो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उससे भी बड़ा एक समस्या है आबादी विस्फोट। आबादी विस्फोट इसी गति से रहा तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सोचे कि फिर रहने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, रोजगार, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो इस भयावह स्थिति से बचने के लिए इस आबादी विस्फोट को हर हालत में रोकना होगा, और आबादी वृद्धि की दर को धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में लाना होगा, तभी यह देश बच पाएगा। लेकिन ये मोदी महोदय जब आए थे 2014 में, तो 1 से 18 करोड़ की आबादी थी हमारी। आज वो 22 करोड़ बढ़ करके हो गई 140। लेकिन जो चिंता ये भारतीय जनता दल व्यक्त कर रहा है, जरा सी भी शिकन ये बीजेपी वालों और मोदी जी के सर पर नहीं है। आबादी विस्फोट इनके लिए समस्या, इसको समस्या मानते ही नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
यानी आबादी का लाभांश है। तो जो शख्स या जो प्रधानमंत्री जो इस तरह का आबादी विस्फोट को समस्या ही न माने और उसको बोले कि ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो समाधान क्या करेगा? बगल में जो है बांग्लादेश है, वो आबादी को कंट्रोल कर रहा है। एक बात और, जब भी आबादी नियंत्रण करने की बात आती है तो ये बीजेपी के जो लोग हैं या उसके कट्टरवादी जो नेता का बस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर ही जो है वो पूरा थोप देते हैं कि ये विरोध करेंगे। सीए लाए, विरोध हुआ तो क्या 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 वो कानून रुक गया? बताइए। धारा 370 335 का बहुत हुआ चला, क्या वो रुक गया? और वैसे भी जो मान लीजिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का प्रश्न आता है तो इनको समझाइए कि ये जो है वो एक राष्ट्रीय प्रश्न है, राष्ट्रीय समस्या है। आबादी बढ़ना जो है वो किसको वो मंजूर होगा? हमारे जो गरीब किस्म के हैं और काफ़ी गरीबी है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तबके में बहुत गरीबी है। एक भी बच्चा पालने की उनकी क्षमता नहीं होती है, और फिर इसके बाद 4 5 6 7 तो ये अभिशाप है। अरे देश पर बोझ तो बाद में पड़ेगा, इमीडिएट तुरंत बोझ तो आपके ऊपर है, लेकिन ये समझाने की आवश्यकता है। और ये कदाप नहीं कि ये ईश्वर की देन है, ये अल्लाह की देन है। सब कुछ जो अपने हाथ में, इंसान के हाथ में है। इसको नियंत्रित करने के लिए तमाम जो है केमिकल उपाय और मैकेनिकल उपाय सरकारी अस्पतालों पर मुफ्त मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके आबादी को नियंत्रित करना है। तो यहाँ भी समझदारी की बात और प्रेम भाव से, इखलाक मोहब्बत के आधार पर इनको समझाने की आवश्यकता है। और जो है आप जो साक्षी महाराज जैसे लोगों को आप छोड़ देंगे कि 10 बीवी और 40 बच्चे, इससे आबादी वो कम होगी? सद्भाव से कम होगी, समझाने से कम होगी। तो आबादी विस्फोट को हर हालत में भारतीय जनता दल के पास पूरी इसके प्रति पक्की एक सोच भी है, विचार भी है और योजना भी है, और जो है ब्लूप्रिंट भी है, मतलब कि प्लान ऑफ एक्शन भी है कि इस आबादी विस्फोट को नियंत्रित करके जो आबादी की जो दर है वो धनात्मक से मोड़ करके वो उसको ऋणात्मक में, यानी पॉजिटिव जो रेट है, जो बर्थ रेट है, मैंने बर्थ रेट क्या या पॉपुलेशन का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो रेट पॉजिटिविटी से मैंने वो मोड़ करके उसको नेगेटिविटी में करने की इसकी योजना है। और हम रहें न रहें, बाद में जो भी इसको संभालने वाले, देश को संभालने वाले आएंगे, वो भी इसी रास्ते पर चलेंगे। और मुश्किल से 50-60 सालों में या 70 सालों में ये जो 140 करोड़ का जो बोझ है वो 30-35 करोड़ पर आ जाएगा। तब जाकर के हमारा भारत जो है वो सुखी रहेगा। जब तक हम इस आबादी को 30-35 करोड़ पर नहीं लाएंगे, हमारा देश सुखी हो नहीं सकता। तो इसकी कोई सोच जो है ये बीजेपी वालों में और मोदी महोदय में और किसी भी पार्टी में, कोई पार्टी बोलती भी नहीं इसके अंदर। तो आरक्षण के साथ साथ आबादी विस्फोट को रोकना हर हालत में बहुत जरूरी है। मोदी महोदय इस पर बोलते ही नहीं, बीजेपी वाले इस पर बोलते ही नहीं, बस घी की बंदश में इन लोगों का काफ़ी टाइम इसी कट जाता है कि इसमें चुनाव है तो इसकी तैयारी करें, यहाँ पर सत्ता हथियार लें,
तिकड़म करें, महाराष्ट्र की सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बिठा लें, झारखंड की सरकार को गिरा कर अपनी सरकार बना लें। यही दिन रात इनका वो तिकड़म ही वो चलता है, सत्ता वो हथियाने का। लेकिन देश की समस्याओं के प्रति जो है न तो कोई चिंता है और न कोई इसका जो है वो विमर्श है। लेकिन भारतीय जनता दल इसी की जागरूकता अपने अवाम में कर रहा है। भाई आबादी विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, इसके प्रति जागरूकता माने समझा करके जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। और समझाने के बाद भी यदि कोई कट्टरवादी सोच का होगा तो छोड़ दीजिए। जो इसमें जो इसके लागू करने में जो सजा के पनिशमेंट के जो प्रावधान है वो भुगतेगा अपना। तो बीजेपी वाले जो है कोई भी विकास जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये बीजेपी और मोदी महोदय बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाने हैं कि विकास माने जिसमें कि हाईवेज जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका आधुनिकीकरण हो रहा है, वो पूरे देश स्तर पर हो रहा है। एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। रेलवेज में जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, और ये अच्छा और भारतमाला के अधीन ये सब बातें हैं। फिर सागरमाला भी है। सागरमाला में जो है जितने भी बंदरगाह पोर्ट्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है और उनका जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, सब चल रहा है। क्योंकि इस तरह का आधारभूत ढांचा रहेगा तभी विदेशी निवेशक आएंगे, अपना उद्योग लगाएंगे, और उद्योग लगाने से इस देश का विकास होगा, लोगों को वो रोजगार मिलेगा। वो तमाम बातें, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन मोदी महोदय को जानना चाहिए, भारतीय जनता दल उनको बता रहा है, बीजेपी वालों को बता रहा है, ये तभी सुरक्षित रहेगा जबकि देश के दुश्मन जो है बिल्कुल उनका नाश हो, फ्लश्ड आउट हो। मोदी महोदय, आपको मालूम नहीं है कि ये सारे हाईवेज, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ये देश के दुश्मन वामपंथी, देश के दुश्मन ये जेएनपीसी कांग्रेस वाले और भी 1 मिनट में जो है वो ब्लॉक कर देंगे। स्टैंड स्टिल, ग्राइंडिंग हाल्ट। और अब तक ये करते रहे हैं और अभी भी आपकी आंख नहीं खुली है। तो महोदय, देश को सुरक्षित करने के लिए इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है। जब तक जेएनपीसी शासन में रही जो है शासन में रही तो माने लूट के द्वारा पूरे समाज को बांटने के आधार पर, और जब भी उसको जरूरत पड़ी तो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्लेआम करवाया। और जब वो नेहरू गांधी तो देश को बंटवाया। ये पूरी अभिशाप है। आज वो विपक्ष में है तो सत्ता हथियाने के साजिश में वो कुछ भी वो कर सकती है, देश को जला सकती है, देश के टुकड़े भी कर सकती है। लेकिन मोदी महोदय, आप इन्हीं देश की विध्वंसकारी ताकतों को, देश के विखंडनकारी ताकतों को, देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को आप पाल रहे हैं। तो आप विकास करके क्या करेंगे? आप ये वामपंथी और ये जेएनपीसी वाले 1 मिनट में आपके सारे एक्सप्रेसवे को, सारे हाईवे को बिल्कुल जाम करके रख देंगे, और ये सारा का सारा विकास आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? सिर्फ सत्ता के लिए कि ये सब जिंदा रहेंगे, ये कांग्रेस कायम रहेगी, वामपंथी कायम रहेंगे, समाजवादी वाले कायम रहेंगे, टीएमसी कायम। इन्हीं को दिखा करके हमको वोट मिलेगा, चुनावी माहौल जो है आपके पक्ष में होगा। तो देश के दुश्मनों को पाल करके, उनको दिखा करके
जिनकी जिनकी ये मंशा है, जिनका ये मंसूबा है कि सत्ता पर कायम रहना है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक माने वो ताकत है। यही जो है, यही सत्य, यही यथार्थ हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए कि ये बीजेपी जो है इस देश के लिए बहुत खतरनाक ताकत है, इस रूप में कि खतरनाक ताकतों को पाल करके, उनको दिखा करके, चुनावी माहौल अपने पक्ष में करके सत्ता पर जो है अपना वो बराबर काबिज रहना चाहती है। और अच्छा, और इसका एक खतरनाक मंसूबा जो है और भी है। तो ये रहा इनका राष्ट्रवाद बीजेपी वालों का, कि देश के दुश्मनों को पाल करके उन्हीं को दिखा करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल, वोट बटोरना और फिर सत्ता पर काबिज होकर के उस सत्ता पर निरंतरता, कंटिन्यूटी, उसी पर काबिज रहे बराबर। इसलिए तो यूट्यूब पर आता रहता है कि बीजेपी 50 साल तक जो है वो सत्ता में काबिज रहेगी। इसी के द्वारा देश के दुश्मनों को पालेगी, उसकी रक्षा करेगी, और जो है वो, और उनसे जब भी मौका आएगा वो कहती भी रहे, मोदी जी कहते भी रहेंगे, जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए मतलब देश के खिलाफ गद्दारी करते रहिए, देश को जलाते रहिए, देश में अस्थिरता फैलाते रहिए। ये मोदी जी का संदेश है इन देश विरोधी ताकतों के लिए, ओपनली कहते हैं। इस राहुल गांधी को कितनी सुविधा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये राहुल गांधी हमेशा देश के खिलाफ ही बोलता रहता है, उसकी गतिविधि चलती रहती है, उसके लिए तमाम सरकारी बंगले। अरे मोदी महोदय, इतनी भी अकल नहीं है, देश के गद्दारों को सजा दी जाती है और देश के गद्दारों को बाहर निकाला जाता है। भारतीय जनता दल ने कितनी बार जो है यूट्यूब के इसी संदेश के माध्यम से आपसे कहा था, आपसे निवेदन किया था कि कम से कम जिस राष्ट्रवाद की क्या बात करते हैं आपके राष्ट्रवाद का तकेजा है कि देश के दुश्मन इसे कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेजिए। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी वालों से पूछिए तो बोलते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, इनको भी फलना। बीजेपी वालों से सीधा सवाल है, देश के दुश्मनों को पालना क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र माने क्या है? लोकतंत्र इस देश के लिए है कि लोकतंत्र के लिए देश है। इतनी छोटी सी समझ, इतनी बेसिक, इतनी मूलभूत समझ जो है बीजेपी वालों को आना चाहिए। देश के लिए पूरी व्यवस्था है, चाहे लोकतंत्र हो चाहे लोकतंत्र नहीं हो। अब वैसे लोकतंत्र है भी नहीं। देश के दुश्मनों को पाल के रखना ये लोकतंत्र है? बताएं। तो कहने को बहुत कुछ है। तो ये इनका राष्ट्रवाद है। राहुल गांधी कहता है कि हमने भारत में पेट्रोल और केरोसिन वो छिड़क दिया, और कह करके आकर के वो जला भी दिया अग्निपथ के नाम पर, तब भी इनकी आंख नहीं खुली। आंख क्या खुली है? तो जानबूझकर उसको पाल रहे हैं, इतने बड़े खतरनाक देश के गद्दार को ही पाल रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इनके प्रवक्ता बोलते हैं ना कि भाई कि ये उधर रहते नहीं है। अरे उनको बाहर जाने की व्यवस्था कौन करता है? वीजा यानी वीजा जो है मोदी की सरकार जो है वो उपलब्ध कराती है। उसी वीजा के आधार पर वो साल के 3-4 महीने भारत में रहता है, बाकी वो ऐश करता है। और ऐश करता है वो जो है जो लूट करके काला धन इकट्ठा किया उसी के आधार पर। और इस बीजेपी के जितने सिपा सालार हैं यूट्यूब पर, वो इतना झूठ बोलते हैं, उनको भी पहचानिए। मैंने अब ये सब सिर्फ झूठ का आधार। डीके दुबे एक है,
वो झूठ कह रहा कि अब मोदी सरकार जो है काला धन के लिए कर रही है, और उसको ध्यान से जो आप उसके यूट्यूब पर पढ़िए तो वो कह रहा है कि शायद 2012 या 14 के पहले काला धन का पता न लग पाए। अरे बेवकूफ, पूरा काला धन का जिसका हुआ खड़ा किए थे मोदी महोदय 2014 के चुनाव में, ये थोड़ा कि इसमें उन्होंने ये बात थोड़ी कही थी कि हमारे शासन काल में जो काला धन होगा उसको लाएंगे। 14 के पहले जितनी लूट है उसी का वर्णन किए थे मोदी महोदय कि भाई इतना कांग्रेस ने इतना लूटा है कि उसके लूट के पैसे को लाया जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख हो जाएगा। तो 14 के पहले, लेकिन वो डीके दुबे बोल रहा था कि शायद, देखिए अभी से बहाना कि शायद 14 या 12 के पहले जो है काला धन का पता न लग पाए, अब अभी से बहाना। तो किस तरह शास्त्रीयाना ढंग से ये बीजेपी की सुपर सालार डीके दुबे वगैरह जो है इस कांग्रेस को बचा रहे हैं और उसके लूटे हुए काले धन को भी बचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो है इनके सभी स्रोतों का बिल्कुल पता लग सकता है, और अब तक आ गया होता। 8 साल बीत गए मोदी जी को इस कांग्रेस के लूटे हुए धन, अब विशेष करके सोनिया राहुल का बराबर रिपोर्ट आती है कि 200 लाख करोड़ है, वो ला दिए होते। तो सवाल इस बात का है कि देश के दुश्मनों को पालना और देश के दुश्मनों की सारी सुविधाएं देने वाला वह हमारी आवाम को क्या दे सकता है। इस आवाम ने बनाया इनको प्राइम मिनिस्टर, इनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन सुविधा दे रहे हैं देश के दुश्मनों को। ये इनका राष्ट्रवाद है। दूसरा इनका राष्ट्रवाद जरा सुनिए, ये बड़े बड़े खूबसूरत स्टिकर बनाए हुए। एक राष्ट्रवाद का स्टिकर है इनका, दूसरा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोल करके ये राजनीतिक जीवन में और शासन प्रशासनिक जीवन में, यानी जो व्यवस्था में भी, वो पंथ का घालमेल यानी हिंदुत्व का घालमेल। कई बार कहा गया है कि ये हमारा देश पंथ आधारित देश नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, लेकिन ये चोर दरवाजे से, मतलब चोर दरवाजा यही कहा जाएगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोल करके उस हिंदुत्व का घालमेल। कितना खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं। और इनके तर्क जरा सुनिए कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो क्या बोलता है, वो गद्दार पुष्पेंद्र कृष्ण क्या बोलता है कि भारत के संविधान से भी ऊंचा क्या है, वो सिविलाइजेशनल सभ्यता का, भारत की सभ्यता और राष्ट्रवाद, ये सब बकवास है। हमारे देश में सर्वोच्चता सिर्फ भारत के संविधान की है। और इस तरह से जो वातावरण को ये प्रदूषित करते हैं बीजेपी वाले, कभी झूठा किस्म का राष्ट्रवाद, और इसके और असलियत अभी आगे बताएंगे, जरूरी है। उसी के देखा देखी ये हमारे इस्लाम आस्था वाले तबके से जो आते हैं, जितने भी कट्टरवादी तत्व, किसी भी रूप में कट्टरवादी तत्व, किसी भी मुल्ला हो, मौलवी हो या कुछ भी हो, क्या कहते हैं, हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारे इस्लाम में ये लिखा है। उनको आज तक कोई बताने वाला नहीं हुआ कि भैया ये कुरान इस्लाम जो है ये इस देश में नहीं चलेगा, इस देश में भारत का संविधान ही चलेगा, कुरान इस्लाम जो इस्लामिक स्टेट में चलेगा। आज तक कोई बताया नहीं उनको। कुरान इस्लाम आपका पर्सनल व्यक्तिगत कोई मामला है, और वो भी कोई आपका संस्कार और पद्धति कहती है, उसमें निभाइए। भारतीय जनता दल ने तो बिल्कुल कहा है कि भाई जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा बनाए गए उनके जो संस्कार हैं,
वो व्यक्तिगत शादी है, ब्याह है, मरने पर जो भी संस्कार उनका करें, लेकिन उसको भी भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है, उसको भी जो है मानवाधिकार और भारत के कानून के अंतर्गत जो है उसको जो कोर्ट्स का जो हमारे जो न्यायालय हैं उनके जुरिडिक्शन में उनके क्षेत्राधिकार में लाने की जरूरत है कि यदि कोई मानवाधिकार का हनन हो गया, भारत के कानून का उल्लंघन हुआ, यानी पर्सनल लॉ को एग्जीक्यूट करने में, पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून के पालन में यदि मानवाधिकार का हनन है और जो है भारत के कानून का उल्लंघन है, तो सीधा जो कोर्ट जो है वो दखल बिल्कुल सीधे दे सकती है। इसका भी प्रावधान करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता दल ने यह भी बताया है कि जो संविधान की धारा जो कि मौलिक अधिकार देती है, अब ये पंथ या धर्म के प्रचार के लिए 25 से 28 तक जो है इसको बिल्कुल खारिज कर दीजिए, निकाल दीजिए। इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जो क्या धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक प्रचार के नाम पर जो है धारा 25 से 25, 26, 27, 28 को निकाल दीजिए। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इसी का दुरुपयोग के आधार पर वो पंथ परिवर्तन करवाती हैं, तो देश देखता होगा इसको। और तमाम इस तरह के जो माहौल खड़ा किया जाता है, लव जिहाद और कोई कानून बनाते हैं, किसी कानून की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मौलिक अधिकार के रूप में धारा 25 से लेकर 28 तक उसको खारिज करके उसको साधारण अधिकार यानी मौलिक अधिकार से हटाकर उसको साधारण अधिकार बना दीजिए। संपत्ति का अधिकार था ना, धारा 31 था, यानी आर्टिकल 31 वो जो है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था। संशोधन करके जनता सरकार जब थी उसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया और उसको एक साधारण अधिकार जो के रूप में जो है संविधान में धारा 300A के रूप में लगा दिया। तो उसी प्रकार जो है ये पंथ से संबंधित जो मौलिक अधिकार के रूप में है धारा 25 से लेकर के 28 तक बिल्कुल निकाल दीजिए, इसको साधारण अधिकार बना दीजिए। काफी बीमारी दूर हो जाएगी और किसी भी समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की यानी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता दल इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। तो इन जो कट्टरवादी तत्व आते हैं प्रवक्ता बन करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, वो बराबर बोलते हैं ये इस्लामिक है, ये गैर इस्लामिक है, ये हमारे कुरान में लिखा है, कुरान में नहीं लिखा। इसी की बात करते हैं, उनको कोई बताने वाला है नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल बता महोदय ये इस्लामिक देश नहीं है, यहां पर सिर्फ संविधान चलेगा। आपको कुरान दिखाना है, अब वहीं जाइए जहां पर कुरान और इस्लाम जो है दिखाया जाता है। लेकिन कोई बताता नहीं। इन्हीं कट्टरवादी तत्वों को, यही कट्टरवादी तत्व जो है टेलीविजन के परिचर्चा की शोभा बढ़ाते हैं और तमाम गंदगी भी फैलाते हैं सब। उधर से जो है वो हिंदू कट्टरवादी बैठे रहते हैं। नाम लेना भी ठीक नहीं, लेकिन जान लीजिए कौन एक वो बैठता है आरएसएस वाला, कौन संगीत रागी। दूसरा जो है बैठता है वो अग्निवेश अवस्थी। सब गंदगी ही फैलाते हैं। और दूसरी ओर से अंसार राजा, शोएब जमई, साजिद वो रसीदी, वो अपना वो कुरान खोल के बैठ जाएंगे, इस्लामिक पंथ खोल के बैठ जाएंगे। ये जो गंदगी सब ये फैलाते हैं टीवी चैनल वाले। तो भारतीय जनता दल इनकी गतिविधियों से भी बहुत चिंता है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के भारत विरोधी ये ताकतें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माने जो मीडिया है या टीवी चैनल
तो ये इनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी वालों का, मतलब कि हिंदुत्व को बैकडोर से लाने का एक जो है वो, माने हिंदुत्व को अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में लाने का एक षड्यंत्र। कट्टरवादियों पर एक अलग से वीडियो हम बता, कई वीडियो बनाएंगे। इन्होंने देश का और हमारे हिंदू सनातन का बहुत नुकसान किया है। अब बड़े खतरनाक होते हैं, इनकी मानसिकता बहुत नुकसान किया है। आज वो बैकडोर से आकर के, जो भारत का संविधान बना हुआ तब भी बैकडोर से आकर के पूरे सिस्टम पर कब्जा करना चाहते हैं। कभी हिंदुत्व लाएंगे, कभी वो लाएंगे लोगों को। तो इनसे जो है सावधान होने की आवश्यकता है। सारे जो हमारे देशवासी हैं, सिर्फ संविधान, भारत के संविधान पर यकीन करें, उसको मजबूत करें और उसके प्रावधानों का आदर करें। ये बात जरूर है कि ये बीजेपी वाले संविधान के प्रावधानों का आदर जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो है ये संविधान जो है सर्वपंथ समभाव का है, संभावना बराबर उसका आदर का है और उससे बराबर दूरी बनाना भी है। लेकिन मोदी महोदय देखिए, जरा इनको पहचानिए। एक तो अपने को भारतीय नहीं मानते हैं और हमारे पूरे देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानते हैं। एक तो ये इनकी खासियत जरा देख लीजिए। और दूसरे, कहीं भी जाएंगे मंदिर घुस जाएंगे। लगता है कि इस देश के ये प्रधानमंत्री हैं। इनकी गतिविधियों से लगता है कि ये मंदिरों के ये प्रधानमंत्री हैं, और या जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के ही बस ये प्रधानमंत्री हैं। और वो करते किस लिए हैं? अच्छा, शायद मेरा ये मानना है, ये मेरा विश्वास है कि ये इनका जो है कोई हिंदू सनातन कोई के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ वोट के लिए। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, जिनका मन साफ होता है, वो घर बैठे बैठे भी वो ईश्वर के साथ, ईश्वरी शक्तियों के साथ जो है अपना वो नाता जोड़ते हैं, घर बैठे बैठे और अपना काम करते हुए। मंदिर में जाना कोई आवश्यक नहीं है। संत रविदास थे ना, वो माने जूता का काम करते थे, चमड़ा भिगोते थे पानी में, बगल में वो गंगा जी थी, कभी नहीं गए वो नहाने के लिए। क्योंकि उनका मन साफ था। कितने लोगों ने उनसे कहा कि अरे भाई, तो तुम बगल में ही बैठे हो, बगल में जो है वो गंगा माता बहती हैं, कभी तो स्नान करो। उन्होंने, चूंकि उनका मन बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था, बेबाकी से जवाब दिया कि भैया गंगा माता मेरे पास खुद आएंगी, हमको उनके पास जाने की, चूंकि मेरी माता हैं, तो माता हम सब बच्चों के पास आती है। अब अपना स्नेह अपना दिखाने के लिए, अपना अफेक्शन दिखाने के लिए, और उनके मन की निर्मलता देखिए, उसकी ताकत देखिए कि उन्होंने उस जो कटवत थी, कटवन में जो पानी का जो बर्तन था जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उसमें ही जो है माता गंगा का दर्शन लोगों ने किया, और उन्होंने अपने इस मन की निर्मलता के ताकत के बल पर माता गंगा को बुलाया उसमें। तो मंदिर जाने से कोई हिंदू सनातन के प्रति आस्था आप व्यक्त कर लेते, यह कोई आवश्यक नहीं। ये सब मन की बात होती है। ऋषि मुनि ने जो तप किया, तो कोई मंदिर में नहीं किया, वो बिल्कुल एकांत में ध्यान किया, प्रभु का ध्यान किया। और शासन प्रशासन में आप प्रधानमंत्री हैं, आप वो है, मंदिर में जाते हैं, शर्म नहीं आती आपको? इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने कल को, मान लीजिए कोई इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के तबके से कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए और वो मस्जिद घूमने लगे,
आपको कैसा 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 लगा, कैसा फील होगा? जरा इसको सोच लीजिए। यानी कितनी गलत परंपरा आप डाल रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए। आप तो कहते हैं नेशन फर्स्ट, लेकिन आपकी गतिविधियों से लगता है कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है ही नहीं, आपके लिए सत्ता फर्स्ट है। सिर्फ सत्ता के लिए देश के दुश्मनों को पालते हैं, सिर्फ सत्ता के लिए मंदिर जाते हैं, अब सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति में, सामाजिक जीवन में घालमेल के लिए एक आपने वो सिक्का उछाल लिया है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। ये सारी गतिविधि बीजेपी वाले मोदी महोदय सिर्फ देश को छलने के लिए, ये कपटपूर्ण व्यवहार जो है इस देश को नाकाबिले बर्दाश्त है। यदि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाना ही है मोदी महोदय, तो नारी के सम्मान की कैसे रक्षा हो इसकी जरा सोचिए। और नारी के सम्मान के साथ क्या आघात हो रहा है आपको दिखता नहीं है? आपकी सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके अधीन जो है ये विज्ञापन की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, टेलीविजन की दुनिया और बॉलीवुड की दुनिया, ये चार दुनिया का मैंने नाम लिया है। वो एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड, टेलीविजन वर्ल्ड, बॉलीवुड वर्ल्ड और ग्लैमर वर्ल्ड, ये चार दुनिया है। इनमें हमारे नग्नता, फुहरपन, वल्गरिटी, एब्सेनिटी का जो साम्राज्य है वो हमारे भारतीय नारी के सम्मान को वो तार कर देता है। ये आपको दिखता नहीं है? आपके शासन के अधीन ये चल रहा है। माना कि ये पद्धति जो है देश के दुश्मन जीएनपीसी वालों ने के शासन काल से चली जा रही है। आप तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वो चलाते हैं ना। तो भारतीय संस्कृति के मूल में है भारतीय नारी के सम्मान की रक्षा। लेकिन यहां पर मैंने नाम वो आइडेंटिफाई किया, अब बताया भी कि टेलीविजन में, विज्ञापन में, ग्लैमर में और बॉलीवुड में जो नग्नता चल रही है, जो फुहड़पन चल रहा है, जो वल्गरिटी चल रही है, जो ऑब्ससेनिटी चल रही है, ये सब इसका साम्राज्य है। और ये हमारे भारतीय नारी के सम्मान को तार करता है। थोड़ा भी न कोई जिक्र है, न कोई अनुभव है, न आपको ये लगता भी है। और बात करते हैं भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, तो आपका जो पाखंड है ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम अच्छी तरह से देख रही है। इनको पहचानिए। बल्कि हमारे टेलीविजन वाले भी जो है धड़ल्ले से नग्नता, फूहड़पन, फलाने ठिकाने जो है वो दिखाते रहते हैं। और फिर फैशन उद्योग धड़ल्ले से चल रहा है। फैशन उद्योग क्या है कि जो कपड़े हमारे बहु बेटियों के शरीर ढकने के लिए होनी चाहिए, वो शरीर ढकने के स्थान पर वह जो है शरीर प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन का साधन बन गया ये फैशन। क्या यह भी असर करता है कि नहीं? ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तमगा लगाने वाले बीजेपी वाले और मोदी महोदय। तो इनका नाटक देखिए ना, इनका पाखंड देखिए। और इस संबंध में टेलीविजन वाले कितने इस भारतीय समाज के दुश्मन हैं ये भी देखिए। इसका नमूना ये जो है किसी एपिसोड में मैंने बताया था कि यूपी पुलिस से किसी ने आरटीआई के थ्रू
पूछा था कि भाई आखिर ये महिलाओं पर इतने इतने अमानुषिक, वास्तव में ये मानसिक शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई वास्तव में रेप बलात्कार शब्द जो है, जब हम लोग बचपन में थे तो ये सब बिल्कुल जो है ये शब्द ही नहीं थे। आज बार बार टेलीविजन वाले बगैर किसी हिचक के रेप बलात्कार छोटे छोटे बच्चों, उनको संकोच भी नहीं होता। लेकिन हमारे चूंकि मेरी प्रकृति ऐसी है कि हमको ये सब बर्दाश्त नहीं होता, और उसका उच्चारण भी मेरे लिए जो है बहुत तकलीफदेह होता। तो जो अमानसिक जो व्यवहार है, तो इसी पर जो है यूपी पुलिस से किसी ने आरटीआई के थ्रू पूछा कि भाई ये महिलाओं पर इस तरह से अमानुषिक अत्याचार क्यों और कैसे हो रहा है। तो जो उसका पुलिसिया दिमाग था वो बता दिया कि भाई जो ये ड्रेस है, जो इनका पहनावा परिधान है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। तो बस, और काफी है भी, बात तो सत्य है। बस इसी पर जो है वो राशन पानी लेकर के टीवी चैनल वाले वो डिस्कशन करने लगे, और उसमें जो यूपी पुलिस का भी एक प्रतिनिधि था, प्रवक्ता था, बैठा था, और वो सब इसमें बोल रहे थे कि ये टेलीविजन में जो है जो नग्नता है, ये विज्ञापन में जो नग्नता है, देखिए ये बहुत बड़ा विषय है। बहुत ये जो है नग्नता फुहड़पन जो है जो चल रहा है, और उसके आगे जो मुख्य दर्शक, ये भी एक समस्या है। तो तो मैंने कुछ लोग मूक दर्शक भी होते हैं, कुछ लोग मूक समर्थन भी करते हैं। तो उसमें उसको उचित, माने जो नग्नता चल रही है टेलीविजन विज्ञापन और ग्लैमर में, उसको टेलीविजन वाला जो एंकर था उसको उचित ठहरा रहा था। उसको कह रहा था कि भाई ये उनका प्रोफेशनल कंपल्सन है, उनका यानी क्या कहते हैं कि व्यावसायिक वो अनिवार्यता है। प्रोफेशनल कंपल्सन हो चाहे ना हो, हमारी भारतीय नारी का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है जी, किसी को नहीं है। लेकिन ये देश की दुश्मन कांग्रेसी शासन में तो होता रहा, ये अपने को भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये भी वही कर रहे हैं। इनके नाटक को बस हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल देख लें। तो वो टेलीविजन का एंकर जो है उसको उचित ठहरा रहा था कि जो सिनेमा में, ग्लैमर में, टेलीविजन में जो दिखाया जाता है या विज्ञापन में, ये उनका प्रोफेशनल कंपल्सन है। बिल्कुल आर्गुमेंट को दिस मस्ट बी बुलडोज्ड, इस तरह के तर्कों को बिल्कुल ध्वस्त किया जाना चाहिए। और फिर उसमें परिचर्चा होते होते फिर उस पैनल में एक ने पूछा, और उसमें कुछ महिलाएं थी, और खास करके वो रंजना कुमारी जो बहुत फेमिनिस्ट करती है, यानी महिलावादी, वो रंजना कुमारी भी थी। वो भी इसी फुहड़पन, इसी वल्गरिटी, ऑब्ससेनिटी और न्यूडिटी का समर्थन कर रही थी वो रंजना कुमारी, माने अपने तरफ से। ऐसे माने ये बुराई अपने आप नहीं है, उसके एजेंट हैं। उन एजेंटों में वो रंजना कुमारी भी थी, ये टेलीविजन वाले भी थे। तो यानी परिचर्चा चलते चलते जो है एक ने पूछा कि मैडम ये बताइए, दफ्तरों में आप लोग इतना सज धज करके क्यों जाती हैं? वहाँ पर न तो कोई मॉडलिंग है, न तो कोई फिल्म की शूटिंग है, न तो आप कोई एक्ट्रेस हैं, क्यों जो है वो तो एक ऑफिस का माहौल रहता है। तो वो जवाब दे रहे, देखिए मैंने मानसिक प्रदूषण किस हद तक है और किस बेहयाई तक, बेहयाई मतलब वो धृष्टता तक,
वो कह रही है, जो पैनल डिस्कशन में जो महिला बैठी थी, कह रहे कि अरे पुरुषों को आकर्षित करने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लीजिए, पुरुषों को आकर्षित करने का हमारा, वो महिला बड़ी बेहयाई से बोली वो, आप समझिए कि ऐसे ऐसे तत्व हैं सार्वजनिक रूप से, उनकी हिम्मत तो देखिए ऐसी महिलाओं का, कि वो कह रहे कि पुरुषों को आकर्षित करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस पैनल पर कोई नहीं उससे बोल रहा है कि मैडम आपको सिर्फ एक ही पुरुष को आकर्षित करने का अधिकार है, वो आपके पतिदेव महोदय हैं। इसके अलावा आपको किसी भी पुरुष को आकर्षित करने का अधिकार नहीं है। और जो महिला सभी पुरुषों को आकर्षित करती है, उसके लिए एक विशेष सामाजिक शब्द बना हुआ है। शायद उस शब्द का वर्णन आपके सामने किया जाए तो आप भड़क जाएंगी, बुरा लगेगा आपको। यह कहने वाला उस पैनल में कोई नहीं था। तो इस तरह की मानसिक गुलामी है। मैंने देखा था कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से फॉरवर्ड कर रहा था कि देखिए ये मुस्लिम महिला जो है हमारे अंदर जो है, जो माने किस तरह से सांस्कृतिक प्रदूषण हो गया उसको बता रही है। वो तो सही कर रही थी, वो तो आपकी आंख खोल रही थी कि किस किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से आप प्रदूषित हो गए हैं, सही कर रहे थे। लेकिन वो इसको इस रूप में दिखा रहे थे कि उसको एक मुस्लिम महिला कह रही है। तो हमारे देश में सांस्कृतिक और पश्चिम की नकल, पश्चिम ने अंग्रेजों की नकल ऐसा नहीं कि अंग्रेजों में सब बुराई है, बहुत बड़ी अच्छाई भी है। अपने राष्ट्र के प्रति बिल्कुल वो समर्पित होते हैं, कानून के बहुत पालक होते हैं। और सबको जानना चाहिए कि जिसमें अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे देश में, तब भी न्यायपालिका कभी कभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है फैसले दिया करती थी। तो न्यायपालिका भी में उन सबों का विश्वास है, कानून में विश्वास, कानून के पालन में विश्वास है, देशभक्ति जो है उनके बिल्कुल अनुकरणीय है। ये सब अच्छी चीजें ये लोग नहीं सीखते हैं उन अंग्रेजों से। क्या सीखते हैं? जो उनकी गंदी चीज है, जो नग्नता है, फूहड़पन है, वो सीख करके अब अपने भारतीय सांस्कृतिक माहौल को जो है वो गंदा करते हैं। ये वो लोग हैं। और कौन लोग हैं? हमको कहना है जो अपने को एडवांस कहते हैं, जो सांस्कृतिक रूप से जो बदतमीज होते हैं वही अपने को एडवांस कहते हैं। अपने बच्चों को किस तरह से वो कपड़े वो पहनाते हैं। अब ये फैशन जो है वो देहातों में भी वो चला गया है, देखिए ना। तो ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। हमारा सांस्कृतिक प्रदूषण हो रहा है। मैंने ये दुनिया मैंने बताया अभी आपको, विज्ञापन, ग्लैमर, टेलीविजन और ये बॉलीवुड और इस वातावरण में, इस वातावरण के जो आग है, इसमें घी डाल रहा है आपका फैशन उद्योग। और लोग जो है, कुछ लोगों का मूक समर्थन और कुछ लोगों का मूक रहना, यह भी इसमें आग डाल रहा है। लेकिन भारतीय जनता दल को चिंता है। और इतना मैं इस समय ये इतना ही अपने भारतीय भाई बहनों को विश्वास दिला सकता हूं कि जब भी मौका आएगा, जब भी अपनी आवाम के अपने आदरणीय भारतीय आवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण आता है इसके हाथ में, ये सारा कचरा जो है जो चल रहा है, इसको समाप्त करेगा। और भारतीय संस्कृति क्या होती है ये सबको दिखाएगा और इनको भी आईना दिखाएगा, ये बीजेपी वालों को भी और मोदी महोदय को भी दिखाएगा। इस बात नहीं है। भारतीय संस्कृति का पहला पाठ है, पहला है कि नारी का सम्मान। ये इनके रहते विज्ञापन जो चलता है, इन सब मानसिकता देखिए, ये सोचते हैं जब तक हम नारी को जो है
उखाड़ नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं करवाएंगे, इस तरह का विज्ञापन नहीं देंगे, तो इनका माल नहीं बिकेगा। ये इनकी मानसिकता है। क्या मैंने कितने दुख की बात। और ये जान लीजिए, ये संस्कार चैनल और श्रद्धा चैनल, इसमें जितने भी महिलाएं लोग शामिल होते हैं वो उनके उद्योग होते हैं, और उन उद्योगों के इस तरह विज्ञापन होते हैं, और वही आकर के वो ताली भी बजाते हैं। उनको जरा भी चिंता नहीं कि भाई हम इस तरह के विज्ञापन बिल्कुल नहीं लागू करेंगे जिसमें नग्नता हो। यदि इतना ही उठा लें तो वो नारी के नग्नता के आधार पर विज्ञापन भी करवाएंगे, और श्रद्धा और संस्कार चैनल में आकर के वो ताली भी वो बजवाएंगे। तो हमारा देश जो है कई पाखंडों का शिकार हुआ है। ये सब पूरी खबर है भारतीय वाम ताकत दल को। तो ये क्या, तो यही कहूँ कि ये क्या जो है भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाएंगे, जो है इतना बड़ा सांस्कृतिक प्रदूषण हो रहा है, इस पर तो बोलते भी नहीं, न तो इनको चिंता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीयता को हमेशा वो जो है उसका आदर करिए, उसका पालन करिए, माहौल लाइए, एक होइए। इन सारी राजनीतिक ताकतों को पहले आप जो है वो नष्ट में नाबूद करिए। ईवीएम पर भारतीय वाम ताकत दल के हाथ में सत्ता आती है, बाकी काम जो है वो भारतीय वाम ताकत दल उस सत्ता के उपकरण के द्वारा करेगा। अभी फिलहाल इतना ही वो कह सकता है। तो इन्हें आवश्यक समझों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।